हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हाउ आर यू? क्या कर रहे हैं? सब ठीक है? आप पढ़ रहे हैं? चलो पढ़ते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने स्टार्ट किया था सेल डिवीजन स्टार्ट किया था। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसके कुछ क्वेश्चन हमने निकाले थे। अब हम इसमें थोड़ा और जो है इसके कुछ और टॉपिक को हम कवर करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस in animal cell takes place a method in B direction, while in a plant it occur by C method in D direction। तो भाई आपको यहां बताना है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने किया। साइटोकाइनेसिस भी पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं होता क्या है। साइटोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और ये एनिमल सेल में अलग होता है और इसका पैटर्न जो है वो प्लांट सेल के अंदर अलग होता है। जरा देखें आप, एक्चुअली सपोज कीजिए ये कोई है एनिमल सेल है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, ये इसमें दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब इसमें बेटा क्या होता है, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो बाहर से अंदर की तरफ को होता है। यहां क्या बनती है बेटा, यहां आपको ऐसे याद करना, यहां एक खास स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं मिड बॉडी। क्या, बस याद कर लेना आप, यहां क्या बनेगा, मिड बॉडी बनेगा और इससे यहां फ्रो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फ्रो, एक फ्रो बन जाएगी। फ्रो बनेगी जो क्या होगी, जो बाहर से आउटर से सेंटर की तरफ को चलेगी ऐसे, ठीक है। ये ऐसे चलेगी और ये क्या हो जाएगा बेटा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी तो ये यहां ये मिली जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एक सेल ये बन जाएगी, एक सेल ये बन जाएगी, ठीक है। तो आपने याद करना एनिमल सेल में क्या होता है बेटा, जो साइटोकाइनेसिस है ना वो किससे होता है। क्या जवाब देंगे यहाँ, ए का मतलब क्या है, क्या आएगा, फ्रोविंग। किससे होगा, फ्रोविंग। एक खांच सी बन जाएगी, ठीक है, ये फ्रोविंग से होता है, ठीक है। और जब कोई चीज आउटर से सेंटर की तरफ वो चलती है बेटा, उसे कहेंगे सेंटीपिटल। तो इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, बी क्या हुआ यहां पर, बी हुआ यहां पर सेंट्रीपिटल। बी क्या हुआ यहां पर, सेंटीपिटल हुआ। ये हमने आपको प्लांट सेल बना के दिखाई। प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, जब ये न्यूक्लियस वगैरह डिवाइड हो जाता है, यहां पर ये न्यूक्लियस बन गया तो स्पिंडल का कुछ पार्ट बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। स्पिंडल का कुछ पार्ट जो है बचा रह जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं उसको। बाद में क्या होता है, इस फ्रैग्मोप्लास्ट में जो गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी में वेसिकल आके यहाँ डिपॉजिट हो जाती है, जिससे बन जाती है सेल प्लेट। तो ये क्या बनी बेटा, सेल प्लेट बन गई, ठीक है। पहले फ्रैग्मोप्लास्ट था, फिर उसके बाद ये सेल प्लेट बन गई है। तो यहां सी क्या होगा, किसके थ्रू होता है, यहां ये किसके थ्रू होगा बेटा, ये होगा सेल प्लेट के थ्रू होगा। और इसमें ये सेंटर है ना, तो सेंटर में यहां ऐसे ऐसे वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। अरे भाई ये सेंटर है ना, ऐसे ऐसे करके जो है यहां वॉल बननी स्टार्ट होगी। मतलब इसमें क्या होगा, सेंटर से बाहर की तरफ को जो है वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहते हैं इसको हम, तो डी यहां पर क्या आ गया, डी यहां पर आ गया है सेंट्रीफ्यूगल। तो डी यहां पर क्या आ गया था, डी आ गया है यहां पर, डी आ गया है सेंट्रीफ्यूगल। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू, ठीक है ना। तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है और विद द हेल्प ऑफ फ्रो के हेल्प से होता है। एंड प्लांट सेल में क्या होने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल होगा और सेल प्लेट की हेल्प से होता है, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है, फ्रैग्मोप्लास्ट इज रिलेटेड टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है फ्रैग्मोप्लास्ट किससे रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सेल इलोंगेशन, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल या साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा। पहले हमने आपको बताया फ्रैग्मोप्लास्ट होता क्या है। अरे भाई जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पिंडल, जो माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। ये सेल प्लेट की तरह बिहेव करता है और फिर सेल प्लेट से ही जो है नई वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन फ्रैग्मोप्लास्ट ओनली एंड ओनली कहां होता है, प्लांट सेल के पास होगा, एनिमल सेल में नहीं होता। तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया बताइए क्या आ गया इसका आंसर, बताइए क्या आ गया, क्या
साइटोकाइनेसिस इन प्लांट, तो ये इसका आंसर आ गया है। ठीक बेटा, तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे, सिंपल भी आते हैं, टफ भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है भैया, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटीन पर स्टेज पे, पेकाइटीन स्टेज पर होती है। इसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, उसमें जो है जीन का एक्सचेंज होता है, और इस जीन के एक्सचेंज को हम कहते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, कहीं क्रॉसिंग ओवर तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम होता है रिकम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम होता है रिकम्बिनेशन। तो फिर जो क्रॉसिंग ओवर है वो पेकाइटिन स्टेज पर होती है, और जिस पॉइंट पर ये क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं काइजमेटा कहते हैं। तो बता बेटा क्या आंसर आ गया, क्रॉसिंग ओवर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंस ऑफ जीन नहीं, लिंकेज बिटवीन जीन नहीं, ये तो लिंक को हटाती है, सेग्रीगेशन ऑफ एलीन नहीं, अलग नहीं करती है, एक्सचेंज करती है, रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर ऑफ एलीन। तो बेटा इसका आंसर ये दिया गया, ठीक है, तो इसका आंसर डी हमारे पास में इसका आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, देखो माइक्रोट्यूब्यूल हमने बताया था आपको, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट की तरह जो है स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं, और ये ट्यूबुलिन नाम की एक प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। याद करो जब मैंने आपको बताया था कि एनाफेज के लास्ट में माइटोटिक स्पिंडल बनता है, तो उस स्पिंडल में बेटा 3 टाइप के जो है फाइबर होते हैं, और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और यही जो है बाद में फिर क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम करते हैं। क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं तो फिर वो कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल मसल कॉन्टेक्स्ट में हमने नहीं पढ़ा, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में कोई मतलब नहीं है, डीएनए रिकॉग्नाइजेशन में कोई मतलब नहीं है बेटा, तो ये सिंपल सेल डिवीजन में जो है हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एन एंथर हैज 1200 पोलन ग्रेन, चलो कोई बात नहीं, हाउ मेनी पीएमसी, पीएमसी यहाँ पर पोलन मदर सेल होगी, मस्ट हैव बीन देयर टू फोल्ड देम। तो आपसे कह रहा है कि भाई एक एंथर है उसमें 1200 पोलन ग्रेन है, तो बताइए इनको बनाने वाली कितनी वहां पर माइक्रोस्पोमल सेल कितनी होंगी। आप जानते हैं ये म्योटिक डिवीजन से ही बनता है, तो आपको पता है 4 पोलन कब बनते हैं, 4 बनते हैं, 1 से 1 बनेगा 1/4 से, और 12 ये कितने बनेंगे बेटा, तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 300 आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर बेटा ये आ गया 300। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, हर तरह क्वेश्चन आते हैं, सिंपल भी आते हैं, टफ भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में ड्यूरिंग विच फेज या फेज, ठीक है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन 4C रहती है इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड बाय 2C। अच्छा ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। वो ये कह रहा है कि भाई एक सेल है उसमें जो है बताइए कब तक जो है वो डीएनए कंसंट्रेशन 4C रहेगी, अगर उसमें स्टार्टिंग में जो डीएनए कंटेंट था वो 2C था। देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आपको सीक्वेंस तो याद है ना, ये वाला सीक्वेंस, ये देखो ये सीक्वेंस है ना, G1 और ये S और ये G2 और ये M, ये वाला सीक्वेंस याद है बेटा। तो वो कह रहा है कि G1 में वो 2C था, तो अब वो कह रहा है कि भाई S1 में हो गया वो 4C। अब पूछ रहा है कि बताओ ये 4C कहां तक रहेगा, क्या G0 G1 में रहेगा, G1 में तो रहने का, G1 2C था, G1 S में रहेगा, G1 में नहीं रहेगा, G1 में तो यहाँ 2C है, ओनली G2 एंड M। ठीक है, तो जरा बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। देखो G1 में तो वो 2C था ही, तो G1 में तो 2C रहेगा वो, ठीक है। फिर S फेज आई, S फेज में बेटा वो 4C हो गया, तो चलो S में तो 4C रहा, तो अच्छा अब है G2 फेज, G2, अब बहुत ध्यान से सुना बेटा, G2 में भी वो 4C रहा, G2 तक तो 4C रहा, ठीक है। अब बेटा अब आई M फेज,
आपको पता है एम फेज का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस। अब बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। अगर वो G2 के बाद अगर वो माइटोटिक डिवीजन करता है, तो मैंने आपको बताया था जब वो 2 सेल बनाएगा तो दोनों सेल को डीएनए की कंसंट्रेशन इक्वल इक्वल डिवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। यानी कि 2C एक सेल में गया और 2C दूसरे सेल में गया। तो अगर वो माइटोटिक डिवीजन है तो फिर क्या होगा बेटा, वो फिर तो 2C हो जाएगा, वो मतलब आधा मतलब जो है 4C का आधा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर वो म्यूटिक करता है, अगर वो म्यूटिक करता है फिर आपको पता है तो म्यूटिक में तो क्या होगा बेटा, म्यूटिक में तो क्या होगा, वो कंसंट्रेशन म्यूटिक फर्स्ट में तो हाफ हो जाएगी और फिर क्या है वो, और म्यूटिक सेकंड तक आते आते वो फिर वो 1/4 हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो यानी कि ये जो डीएनए कंसंट्रेशन 4C तक है बेटा, ये सिर्फ कब तक रही, ये सिर्फ G2 तक रहा, ठीक है। ये सिर्फ तो S में भी रही, G2 में रही, लेकिन बेटा यहाँ S वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा ओनली G2, ये G2 तक रहेगा, ठीक है, G2 तक रहेगा, ठीक है। तो G2 तक फिर वो 4C रहेगा, क्योंकि G2 के बाद अगर M आया तो आपको पता है 2C 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और अगर म्यूटिक हुआ तब तो जो है फिर वो और कम हो जाएगा। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन मियोसिस इज कर्व सीक्वेंस। ये फिर से वही आ गया बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं और ये कह रहा है कि घटनाएं म्यूटिक के रेस्पेक्ट में हमें अरेंज करनी है, तो बताइए सही अरेंजमेंट क्या होने वाला है इसका। तो देखते हैं, पहला है बेटा क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कास्मेटा, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस। चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, तो ये म्यूटिक आ गया, तो म्यूटिक फर्स्ट में आ गया बेटा, प्रोफेज फर्स्ट होता है, और आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो देखते हैं क्या है। क्रॉसिंग ओवर तो पेकाइटिन में हो गई, तीसरी फेज में हो गई, उससे पहले हुआ होगा बेटा साइनेप्सिस हुआ होगा, उससे पहले जो टर्मिनलाइजेशन वाली बात है बेटा वो हुआ डिप्लोटीन, और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस क्योंकि ये तो प्रोफेज के लास्ट में होता है, ठीक है, तो लास्ट में होगा। तो इसमें क्या है बेटा, देखो सबसे पहले इसमें हुआ होगा साइनेप्सिस, ये सबसे पहले इसमें ये साइनेप्सिस हुआ होगा, ठीक है, साइनेप्सिस हुआ होगा, ठीक है। साइनेप्सिस मतलब जो वो पास आते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उसे साइनेप्सिस कहते हैं बेटा। उसके बाद हुई होगी इसमें क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हो गया होगा टर्मिनलाइजेशन होता होगा, ठीक है। और जब ये काम हो गया तो फिर प्रोफेज फर्स्ट भी कंप्लीट हो गई, तो फिर वहां पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है वो भी गायब हो जाएगा, मतलब ये फेज लास्ट में आएगी। तो इसको अगर अरेंज करें बेटा तो ये इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ गया बेटा इसका, तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया, डेल्टा का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, कोल्चिसिन इज सेल पॉइजन। कोल्चिसिन एक सेल पॉइजन है विच अरेस्ट सेल डिवीजन एट एंड कैन इंड्यूस, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम में आता है। देखिए मैं आपको फिर से इसको डिटेल में बता रहा हूं। एक प्लांट होता है फैमिली लिलिएसी का, उसका नाम है कोल्चिकम ऑटोनेल, और उससे बेटा एक एल्केलॉइड निकलता है जिसका नाम है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जानते क्या करता है, कोल्चिसिन जो है, जो वो स्पिंडल बनता है ना बेटा, जो वो माइटोटिक स्पिंडल बनता है उसके बनने को रोक देता है, क्योंकि एक बार माइटोटिक स्पिंडल बन गया तो फिर क्या होगा, वो क्रोमोसोम के पेयर या क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं वो टूटकर अलग अलग पोल पर जा सकते हैं, ठीक है, एनाफेज में। लेकिन अगर स्पिंडल ही ना बने, अगर स्पिंडल का फॉर्मेशन ही ना हुआ तो फिर ये वाली बात नहीं हो सकती। तो बेटा बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, इसमें क्या होता है। जो कोल्चिसिन होता है बेटा, वो मेटाफेज स्टेज में जो स्पिंडल बनता है उसके बनने को इनहिबिट कर देता है। अब जब उसके बनने को इनहिबिट कर देगा तो क्रोमोसोम क्या होंगे, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे, वो क्रोमोसोम एक ही सेल के अंदर रहेंगे, जिससे उसमें क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, और इसी बात को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो बता दो आंसर क्या है बेटा, बताइए क्या आंसर आ गया इसका।
तो बेटा ये मेटाफेज पर और ये पॉलीपोलैरिटी करेगा, ठीक है, यहां पर करना, ठीक है। और कभी कभी आपको पता है हम खुद ही जो है पॉलीपोलैरिटी इंड्यूस करते हैं प्लांट के कैरेक्टर को अच्छा करने के लिए। तो इसका आंसर बेटा ये आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो कभी कभी हम खुद ही प्लांट के कैरेक्टर को अच्छा करने के लिए उसमें पॉलीपोलैरिटी इंड्यूस करते हैं। जैसे जो वीट होता है, जो वीट हम खाते हैं जानते हैं वो 6x का होता है, कितने x का होता है, उसको हमने 6x का बना रखा है उसके कैरेक्टर को अच्छा करने के लिए। तो अभी इसको रब करते हैं हम, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला है, ए बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, बाइवेलेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाइवेलेंट को हम कभी कभी टेट्राड भी कह सकते हैं, ठीक है, बाइवेलेंट। तो आपको ये बता दूं बाइवेलेंट होता क्या है। प्रोफेज फर्स्ट में जब वो जो जाइगोटीन स्टेज आती है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पास पास आने को कहते हैं उसको तो हम कहते हैं साइनेप्सिस कहते हैं। लेकिन जो ये क्रोमोसोम पास पास आ गए, ये जो क्रोमोसोम पास पास आगे देखिए, ये जो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आ गए हैं, तो बेटा इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं बाइवेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो समझिए आप ये क्या है, इन दोनों मिला के क्या बनेगा बेटा, इन दोनों को मिला के बनेगा एक बाइवेलेंट बनेगा। अब आपसे पूछ रहा है ए बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 2 chromosome and 1 centromere, 2 chromosome and 2 centromere, 4 chromatids and 2 centromere, 4 chromatid and 4 centromere। तो आपको पता है कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये पूरा बेटा एक क्रोमेटिड होता है, ये पूरा एक क्रोमेटिड होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम में होगी 2 क्रोमेटिड, ठीक है। यानी कि आप जानते हैं एक क्रोमोसोम के पास 2 आर्म्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये क्रोमेटिड्स एक जो है एक पॉइंट्स पर आपस में अटैच रहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं, कभी कभी इसको प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर आएगा। तो आपको पता ही है कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 4 तो हो गए क्रोमेटिड और 1 2 हो गए सेंट्रोमियर। तो बताइए बेटा क्या आंसर आ गया, क्या आ गया, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया है। और बाइवेलेंट को कभी कभी वो क्या कहता है, बाइवेलेंट को कभी कभी वो कहता है टेट्राड भी कहता है। और ये कब दिखाई देता है, ये हमें जाइगोटीन स्टेज पर दिखाई देता है। समझ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following way mitosis and meiosis are similar। अच्छा आपसे पूछा है कि इनमें से चारों में से चार आपको बात दी, इसमें से 4 बात में से एक बात ऐसी है जिसमें माइटोटिक और मियोसिस आपस में सेम होते हैं। देखते हो क्या बात होगी बेटा। बोथ हैव पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्या दोनों में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, नहीं ये नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है वो तो सिर्फ मियोटिक में होती है। और वो कहाँ होती है पेयरिंग, वो अभी पता है हमने जाइगोटीन पे हो जाती है। बोथ आर प्रोसीड बाय द डीएनए रेप्लिकेशन, चलो इसको हम अभी देखते हैं बाद में। बोथ अकर इन ऑल काइंड ऑफ सेल, ये बेटा गलत हो गया। आपको पता है माइटोटिक डिवीजन ओनली बॉडी सेल के अंदर होता है और मियोटिक डिवीजन ओनली जर्म सेल के अंदर होता है, तो ये इसी वाली बात गलत हो गई। बोथ हैव सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। पेयर्ड क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है वो ओनली एंड ओनली मियोटिक फर्स्ट में होता है, एनाफेज पे होता है, और उसी की वजह से बेटा क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। माइटोटिक में ओनली, जानते क्या होता है, माइटोटिक में ओनली क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं बेटा, क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, क्रोमोसोम नहीं सेपरेट थे। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया ये, इसका आंसर भी आ गया है बोथ हैव प्रोसीड बाय डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका आंसर ये आ गया है कि भाई चाहे माइटोटिक हो चाहे मियोटिक हो, सबसे पहले एस फेज आनी पड़ेगी, और एस फेज में पहले क्या होगा बेटा, डीएनए कंटेंट यहां पर डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आ गया। चलिए क्वेश्चन है, मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन while meiotic second is equational division due to। तो ये पूछ रहा है मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, और जो है मियोटिक सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं। देखते हैं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड,
डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, देखिए ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, पेयर में है, और अगर अब ये एनाफेज आई, अगर ये एनाफेज फर्स्ट मान लें तो यहां से क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। देखो ये क्रोमोसोम यहाँ अलग पोल पर चला गया बेटा, ये क्रोमोसोम यहाँ पर अलग पोल पर जो है चला गया, और इस बात को हम कहते हैं डिसजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है मियोसिस फर्स्ट तो रिडक्शन रीजन है, तो म्योटिक सेकंड इक्वेशनल रीजन क्या, तो हमें इसके रेस्पेक्ट में बताना है, म्योटिक सेकंड के रेस्पेक्ट में बताना है। मैंने आपसे पहले कहा था जो म्योटिक सेकंड है वो तो सेम टू सेम माइटोटिक होता है ना, और माइटोटिक में क्या होता है, क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, सपोज तो बेटा ये मेटाफेज, यहाँ भी मेटाफेज थी, ये मेटाफेज है, अब ये एनाफेज सेकंड आती है, इसको आप क्या कह सकते हैं, एनाफेज सेकंड है, या इसको कह सकते हैं आप माइटोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन जो है वो म्योटिक सेकंड ही होता है। तो बेटा इसमें देखो क्या, इसमें यहां से ये क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं, देखो ये यहां से इसमें क्रोमेटिड अलग हुए हैं, तो क्रोमेटिड टूट के यहां से अलग हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिडक्शन रीजन नहीं कहते बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशनल रीजन कहते हैं, क्योंकि कंटेंट यहाँ पहले डबल है। तो अगर ये क्रोमेटिड बन भी गया, ये क्रोमेटिड अपना पूरा क्रोमोसोम बाद में तैयार कर लेगा, क्योंकि इसमें डीएनए कंटेंट ऑलरेडी डबल है, ठीक है बेटा। तो बताइए क्या है इसका आंसर, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, तो इसका आंसर बेटा आ गया सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, इसका आंसर आ गया है, ठीक बेटा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या, देखो A somatic cell has just completed the S phase of its cell cycle, ठीक है, as compared to gametes। अब गैमेट की कंपेयर करें, of the same species it has twice the number of chromosome and twice the amount of DNA, same number of chromosome but twice the amount of DNA, twice the number of chromosome and 4 times the amount of DNA, 4 times of the number of chromosome and twice the amount of DNA। पहले आप क्वेश्चन को समझे बेटा, ये कह रहा है कि भाई एक सेल है और उसने अपने सेल साइकिल का जो है एस फेज वो कंप्लीट कर लिया है, चलिए कोई बात नहीं, तो एस फेज कंप्लीट कर लिया है। अब ये पूछ रहा है कि अब इस सेल में ये बताइए, अब इस सेल की हम गैमेट्स के कंपैरिजन कर रहे हैं, उसी स्पीशीज के गैमेट्स से हम कंपेयर कर रहे हैं। अब आपको बताना है गैमेट्स की कंपैरिजन में इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं और कितना डीएनए कंटेंट है, इस बात को हम यहां समझेंगे। देखो मतलब हमने इसकी और इसकी कंपैरिजन करनी है बेटा, ठीक है, हमने इस गैमेट की कंपैरिजन इससे करनी है। तो जरा देखो क्या बेटा, देखो आज की डेट में बेटा ये एक सेल है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और 2c इसकी डीएनए कंसंट्रेशन है। अब ये एस फेज में एंटर कर गया, आपको पता है जब एस फेज में एंटर कर गया बेटा, यहां पर डीएनए कंटेंट इसका 4c हो गया, लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं। अब बेटा ये म्योटिक फर्स्ट में एंटर करता है, आपको पता है म्योटिक फर्स्ट में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, तो ये 2 का क्या बन गया बेटा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन डीएनए की पहले 4c थी, तो बेटा यहाँ पर ये 2c हो गई। अब ये म्योटिक सेकंड हुआ बेटा, जब म्योटिक सेकंड हुआ तो आपको पता है म्योटिक सेकंड तो जू का तो माइटोटिक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहे बेटा, लेकिन कंटेंट क्या हुई, कंटेंट यहाँ फिर से रिड्यूस हो गई और ये गैमेट बन गया। आपको पता है जब म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो गैमेट ही बनते हैं, स्पर्म बनता है या फिर एग बनता है। अब बेटा इसकी कंपैरिजन आपने इससे इसके करनी है, तो देख लो, तो यहाँ n है, तो बेटा यहाँ क्या है 2n है बेटा, यहाँ क्या है 1c है, यहाँ कितने बेटा, यहाँ बताइए क्या है 2c है। तो कंपैरिजन वो इससे करना चाह रहा है कंपेयर, ठीक है, तो इसकी यहाँ से कंपेयर करो, ठीक है, ये यहाँ से कंपेयर करो इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर n इतना है और ये 4c है, तो बेटा आंसर क्या आ गया ट्वाइस द, यहाँ पर क्या है n और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ पर डीएनए कंसंट्रेशन 1 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि इसका 4 टाइम है, तो इसका बताना आपके बारे में, तो बताइए क्या आंसर आ गया, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो बेटा इसका आंसर ये आ गया सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेल्स इन जीनोट फेज क्या करती है, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल,
टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल। देखो बेटा, आप बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात। देखो जैसी जीवन फेज होती है, जीवन फेज आई, जीवन फेज में बेटा सेल क्या काम करती है, रॉ मटेरियल को तैयार करती है, वो तरह तरह के केमिकल को सिंथेसाइज करती है जो उसके डिवीजन के लिए चाहिए। उसके बाद बेटा वो एस फेज में एंटर कर जाती है। अब आप बहुत ध्यान सुनेंगे, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। एक बार अगर सेल एस फेज में एंटर कर गई, एक बार अगर सेल एस फेज में एंटर कर गई बेटा, तो फिर उसको डिवीजन करने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उसने डिवीजन करना है। यानी कि जीवन फेज पर कुछ फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये सेल आगे डिवाइड करेगी या डिवाइड नहीं करेगी। तो अगर तो वो जीवन फेज के बाद उन फैक्टर ने ये डिसाइड किया कि भाई इस सेल को डिवाइड नहीं करना है, तो बेटा ये एक दूसरी फेज में एंटर कर जाती है, उसे कहते हैं हम जी नोट फेज कहते हैं। मतलब यहां पर ये डिवीजन कर सकती है, लेकिन ये डिवीजन तब तक नहीं करेगी जब तक इसको ऐसा करने के लिए कहा नहीं जाएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड में जानते क्या काम होता है ना, सस्पेंड में जो है उसकी सर्विस को टर्मिनेट नहीं करते हैं, बस कुछ दिन के लिए उसको जो है सर्विस पर आने से रोक दिया जाता है, और जितने दिन उसको रोक दिया जाता है उतने दिन के जो उसकी जो अर्निंग होती है, जो सैलरी बनती है, वो उसको नहीं दी जाती। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जीवन फेज में अभी ये लग रहा है कि भाई अभी इस सेल से हमें डिवीजन नहीं कराना है, ये डिवीजन बाद में करेगी, तो फिर बेटा ये जीनोट फेज में एंटर कर जाती है। तो उसका मतलब इसने डिवीजन को टर्मिनेट थोड़ी किया, अभी तो उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी है, हाँ, लेकिन अभी ये जो है अभी ये वेट कर रही है कि मुझे सिग्नल आए और मैं डिवीजन करके दिखाऊं। तो बेटा इसका आंसर बेस्ट आंसर चाहिए ये सस्पेंड द सेल साइकिल। उसने कुछ देर के लिए सेल साइकिल को सस्पेंड कर दिया है, एग्जिस्ट नहीं कहेंगे। कुछ बुक में इसका आंसर एग्जिस्ट है बेटा, निट में भी दो आंसर थे इसके, लेकिन अब इसका आंसर सस्पेंड ही लगाना है, एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। एग्जिट का मतलब ये थोड़ी है कि वो सेल साइकिल अभी वो सेल साइकिल में बनी हुई है ना, अभी तो भाई जीवन फेज में तो आ गई ना वो, ठीक है, बस अभी वो वेट कर रही है, सस्पेंड हो गई कुछ देर के लिए। तो ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसको करा है। यहां से आप थोड़ा सा एनसीईआरटी के जो डायग्राम है थोड़ा उनको देखेंगे आप, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम की जो लेबलिंग है ना बेटा, थोड़ा उसको करके देखेंगे। वैसे इजी चैप्टर है, यह आज कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर हम बायोमोलिक्यूल करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है।